नमस्ते। करुणा और कोरोना बोलने में थोड़ा ही अंतर होता है। जैसे नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। मनुष्य इस संसार में कितना शक्तिशाली है। वह बुरे कार्य और अच्छे दोनों कार्य कर सकता। आखिर कोरोना का कोई तो कोई जनक होगा और जिसका पता नहीं चल रहा है। अब ऐसे बच्चे को तो नाजायज औलाद ही कहते और ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढते रहते हैं। अब जो रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए और अपनों को सिसकियां भरी जिंदगी दे करके चले गए। अब चाहे सरकार केंद्र की हो या राज्यों की, या पक्ष हो या विपक्ष, इनका विजन ही क्या, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने की। अगर अच्छा हुआ तो क्रेडिट लेंगे, बुरा हुआ तो अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल देंगे। जनता तो बिचारी है और बिचारी ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का झंडा कौन ढोएगा और आंदोलन के समय डंडा कौन खाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वे इसे सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। कोरोना महामारी का इस संसार में प्रभाव क्या पड़ा, उसका प्रतिफल क्या मिला, कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। जवान भाई मेरा छीन लिया इसने। क्या चुप? जवान भाई था मेरा, बैठ से जिनका घर उजड़ गया, जिनके बीत रही है, हमें पता है हमारे पर आज क्या बीत रही है। हमें पता है हमारा घर बर्बाद हो गया। बिल्कुल छोटे छोटे मेरे भतीजे हैं, कहाँ जाएंगे वो? कौन उनकी रक्षा करेगा? कौन देखेगा? और जो बेचारे इस संसार को छोड़ गए, उनकी आत्माएं पूछ रही उनका कसूर क्या। कसूर था क्योंकि वो सीधे थे, वे अच्छे थे, वे निरपराध थे। दो विद्वान हुए हैं, इन्हें पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है और ये फिलासफर हैं, रूसो और हॉब्स। अब आप पूछेंगे इनकी चर्चा क्यों? तो रूसो ने कहा था कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब परिस्थितियां ऐसी कि इन विचारों ने अपने जान की आहुति दे दी। हॉब्स का विचार है राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के प्रकृति एवं आवश्यकताओं की देन है। मनुष्य अपने भावनाओं और संवेगों पे नियंत्रण नहीं कर सकता और वह स्वार्थी है और इसीलिए संघर्ष उत्पन्न होता। अब आप समझ गए होंगे कि आगे बढ़ने के लिए किसी को क्या चाहिए, वह किसी हद तक गिर सकता। आखिर तभी तो यह बायोलॉजिकल वेपन्स मानव जीवन के ऊपर लाद दी गई और लोग कहते हैं कि यह माओवाद के चैंपियन की देन है। आज मानवता कराह रही है। कम्युनिस्टी विचारधारा के लोग कहते हैं कि संसाधनों पे सबका अधिकार है, लेकिन क्या यह ऐसा नहीं दिखता कि सारे संसाधन किसी एक देश और किसी एक समाज के हाथ में दे दी जाए? और यह प्रयास हुआ है। हालत वही है कि रन फिल्म में जैसे छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया और पीछे से कपड़े लेकर के भी भाग गए। अब पक्ष और विपक्ष में बैठे नेताओं का विजन क्या? शून्य बटे सन्नाटा, सिर्फ और सिर्फ बयान देना। कुछ नेताओं के तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए पढ़े लिखे हैं। अब किसी विजन को क्रियान्वित कैसे किया जाए, इन लोगों को ये पते नहीं। एक दिन में टीका लग जाए। इन लोगों से मैं पूछता हूं कि इनके घर में कितने साइंटिस्ट और कितने डॉक्टर हैं जो मानव समाज की सेवा करते हैं, सिवाय बयान के और कुछ नहीं। अब हमें हमारी औकात का पता चल गया। चुनाव के घोषणा पत्र को देखा जाए तो जनता को खुश करने के लिए, और जनता भी वैसी है, 2 रुपए की गेहूं और 2 रुपए किलो चावल मिल गया तो अब इससे बड़ा उपकार कोई नहीं। कुछ पार्टियां तो 200 ग्राम नमक भी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त देने की बात करती हैं, क्योंकि कटे हुए घाव पे छिड़कने और रगड़ने के लिए। अब जब औकात इतनी है तो उसकी जान की कीमत क्या?
अब समाज में बहुत लोग ऐसे भी चौराहे अटेंड करके बात करते हैं और ज्ञान का पिटारा खोलते हैं कि हिंदुस्तान को जापान बनना चाहिए, इजराइल बनना चाहिए। बन सकता है, लेकिन सबको योगदान देना होगा। अब एक घर में 10 हैं और 10 में से 2 कमाने वाले और बाकी खाने वाले, और पूछा जाए तो आउटपुट कुछ नहीं और सभी बोलेंगे सभी लोग बिजी हैं। क्या इससे जापान बनेगा? जापान में संसाधनों की कमी है, चाहे बिजली बनाने के संसाधन हो जैसे कोयला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए पानी की कमी है, हमेशा भूकंप आते हैं, लोहे नहीं है, लेकिन तो भी वह आगे गया क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ की सरकारें, सबका एक लक्ष्य था, एक विजन था, उसको कार्यान्वित करने का संकल्प था। हमारे यहाँ तो सिर्फ वृद्धि हुई है, एक सूत्रीय कार्यक्रम जनसंख्या बढ़ाओ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी का एक विजन था जनसंख्या कम करने का, जो उसे प्रयोग लाने के तरीके और सिस्टम थे वो गलत थे। अब यह बढ़ी हुई जनसंख्या का दबाव कहाँ आया? जंगलों पे, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, पहाड़ वो भी खा गए, नदियों को इस तरह से प्रदूषित किया और उसके पानी का प्रयोग किया कि आज वो मृत प्राय है। इस संसार में जो संग्रहवादी धारणाएं बढ़ी हैं आधुनिकता का, वो भी आप देख लीजिए। यह स्लाइड में आपको अरल सागर दिख रहा है जिसमें पानी सूख गए हैं। यह कभी पानी से भरा हुआ एक बहुत विशाल सागर हुआ करता था, यहाँ के लोगों की आजीविका चलती थी। आज रेत में और जमीन पे पानी की जहाजें सड़ रही हैं, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। धूल की आंधियां उठती हैं और पोल्यूशन का अंबार तो ऐसा कि पूछे ना, और लोग कुपोषण और भूखमरी के कगार पे पहुंच गए। आखिर कसूर इनका क्या? अब आप कहेंगे कि सूखा क्यों? ये जो कपड़े पहनते हैं यह सिर्फ और सिर्फ तन ढकने के लिए होते हैं, लेकिन लोगों के संग्रहवादी सोच ने इस सागर को सुखा दिया, क्योंकि बाजारी व्यवस्था में अधिक पैसे कमाने के लिए 2 नदियां इसमें जो जल संचार करती थी उसकी धाराओं को मोड़ दिया गया और कपास का उत्पादन बढ़ाया गया ताकि कपड़े बनाए जाएं और बाजार में बेचे जाएं। बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास एक सेंट्रलीज द्वीप है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जहाँ पे कोई जाता नहीं, और जाए तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक सज्जन ने यहाँ इनको सभ्यता सिखाने की कोशिश में अपने जान की कुर्बानी दे दी। हम सभ्य समाज दे क्या रहे हैं? यही आधुनिकता, यही व्यवस्था जो दूसरे की जिंदगी को निगल जाए। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है संसार में। पेड़ पौधों की जिस तरह से कटाई हुई, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे एशिया, वह किसी से छुपी नहीं। आधुनिक मशीनों ने जिस तरह से इनको खत्म किया, सिवाय मनुष्य अपने स्वार्थ के, इनके अंदर भी प्राण है और इनके अंदर भी भावनाएं हैं। तभी तो एक पेड़ खड़ा होता है और उसके बगल में लता उसी तरफ बढ़ती है जिससे उसका पोषण हो सके। विकास होना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन जीव जंतुओं ने क्या बिगाड़ा है जंगल के? और पर्यावरण और वन संरक्षण के बारे में हमारे संविधान में वर्णन है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो नागरिकों के लिए है और नीति निर्देशक तत्व जो सरकार के लिए है। जंगल के संरक्षण कैसे किए जाए, जंगली जीव जंतु को बचाया कैसे जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के आगोश में हमारी स्वार्थी जीवन पद्धति ने किस तरह से कोहराम मचा दिया है कि आज आप स्लाइड में देख सकते हैं। यह इंडोनेशिया का जकार्ता शहर है और इसकी हालत, सरकार बगल में दीवार बना रही है ताकि समुद्र का पानी शहर में ना घुसे। जल स्तर बढ़ता जा रहा है, हिम ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, जिसका प्रभाव समुद्र बढ़ रहा है, और जो जलस्तर का मनमानी तरीके से यूज हो रहा है उससे यहाँ की जमीनें धंसती जा रही हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे घर, भवन और पूजा स्थल, मस्जिद भी पानी में समा गई। पहले यहाँ पे लोग रहा करते होंगे, लेकिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। वेद में एक श्लोक है, मूल ब्रह्मा तना विष्णु शाखा ये महेश्वर
पत्रम सर्वदेवानां वृक्ष देवो नमस्तुते। मूल में ब्रह्मा है, तना में विष्णु है, शाखाओं में भगवान शंकर हैं और हर एक पत्ता देवताओं से युक्त है। उस वृक्ष देवता को नमस्कार, लेकिन कितना नमस्कार हो रहा है। पेड़ कम लगाए जा रहे और कटाई सबसे ज्यादा हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मैं किसी सिस्टम का विरोधी नहीं हूं। विकास होना चाहिए, मनुष्य की जीवन पद्धति सुधरनी चाहिए। सिस्टम कोई बुरा नहीं होता है। मैं पूंजीवाद का भी विरोधी नहीं हूं और ना ही मार्क्सवाद का, लेकिन मैं समाजवाद का पक्षधर हूं। उस समाजवाद का नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान, अपने बच्चे का ही विकास हो, बाकी पार्टी में कोई नहीं। मैं उस समाजवाद का पक्षधर हूं जो प्रोफेसर लास्की ने वर्णन किया है। संसाधनों पे कैसे वितरण हो और संसाधनों का कैसे प्रयोग हो। आप लोगों से निवेदन है कि अपने विचार कमेंट में हमें लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगले एपिसोड में फिर किसी विषय पे चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।